एक ऐसे योद्धा की जिसने ना कभी अपने घुटने टेके और ना ही किसी के सामने अपना सर झुकाया। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए चंद मुट्ठी भर सिपाहियों को लेकर लाखों से जंग लड़ ली। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने अपने राजा को बचाने के लिए अपने आप तक को बेआबरू कर दिया। इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार, जो कि आपको इस कहानी में मेरी आवाज के साथ फील होगा। आज इस कहानी में मैं जान फूंक कर रख दूंगा और इसका हर एक सीन, हर एक शब्द आपको अंदर तक इस तरीके से फील करवाएगा कि आप खुद इस कहानी को अपनी आंखों से जी रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम कुछ स्पार्टन्स को देख पाते हैं जिनके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है। और स्पार्टन्स का ये मानना था कि अगर वो बच्चा नाटा, कुबड़ा या फिर मेंटली डिसेबल हुआ तो उसे फना कर दिया जाता था, यानी कि उसका स्पार्टन्स में कोई वजूद ही नहीं रहता था, क्योंकि स्पार्टा जन्म देती थी तो सिर्फ उन जंगी योद्धाओं को जो अपने देश, अपने लोगों और अपने आप के लिए शहीद हो जाना फक्र की बात मानते थे। वहीं पर हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर यानी कि लियोनाइडस को देख पाते हैं, जिसकी उम्र इस वक्त 7 साल होती है। स्पार्टन्स का ये कहना था कि 7 सालों के बाद उस बच्चे को के लिए उसकी मां से दूर कर दिया जाता है और साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ प्रैक्टिस में जितना पसीना शरीर से बहाओगे उतना ही कम खून जंग में बहाओगे। उन्हें मार मार कर इस तरीके से फौलादी बना दिया जाता था कि ना तो कोई रूहानी ताकत, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई दुश्मन उनका बाल तक बांका कर पाए। अपनी 3 सालों की ट्रेनिंग कर लेने के बाद में जब लियोनाइडस 10 साल का हो चुका था तो उसे अंधेरी सर्द रातों में एक जंगल में छोड़ दिया गया। वो रात उसकी परीक्षा की रात थी। उस दिन वहाँ पर एक खूंखार भेड़िया भी था जिसकी आंखें लावे की तरह सुलग रही थी, मगर लियोनाइडस के मन में खौफ नहीं था। ना तो उसके मन में मरने का डर था और ना ही हार जाने का, सिर्फ था तो एक जुनून जो कि आज उस भेड़िए को जान से खत्म करने वाला था। जिसके बाद में लियोनाइडस एक सकरी गुफा में घुस गया। वो भेड़िया भी उसका पीछा करते करते आगे तक आया और मौका पाते ही लियोनाइडस ने अपना भाला उस भेड़िए के मुंह के आर पार कर दिया। और जब वो वापस से अपने शहर स्पार्टा में आया तो उसकी दिलेरी देखकर उसे वहां का राजा घोषित कर दिया गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और अब इस वक्त लियोनाइडस की शादी भी हो चुकी थी और उसका भी बेटा अब 7 साल का हो चुका था। लेकिन तभी सांसद का एक पर्सन जिसका नाम था थेरोन आकर लियोनाइडस को बताता है कि फारस का एक दूत आपसे बात करने के लिए यहाँ पर आया। तो लियोनाइडस उसके पास में जाता है, उससे बात करने के लिए पूछता है कि इतनी दूर फारस से तुम यहाँ स्पार्टा क्या लेने के लिए आए हो, लेकिन जो भी बोलना सोच समझ कर बोलना, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो उसका जवाब भी तुम ही देना होगा। तभी वो दूत 2 शब्द कहता है, जमीन और पानी। ये सुन लियोनाइडस की बीवी उस पर गुस्सा होती है। तो वो दूत कहता है कि अब मर्दों के बीच में औरत क्या कर रही है। तो लियोनाइडस उसे साइड में लेकर जाता है और कहता है कि जो जुर्रत तुमने करी है उसके लिए तुम्हें मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। तो वो दूत कहता है कि मैं फारस के राजा ज़र्क्सीस की तरफ से आया हूँ, जिसके पास में लाखों की सेना है और अगर उन्होंने अपने तीर तुम्हारे ऊपर बरसाए तो उनके तीरों से सूरज तक ढक जाएगा, पूरा आकाश काला हो जाएगा और धरती पर तुम्हारे लोगों की लाशें बिछी मिलेंगी। लियोनाइडस, मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ, तुम्हारी जमीन और पानी हमारे हवाले कर दो और साथ ही राजा ज़र्क्सीस के अधीन हो जाओ, जिसके बदले में मेहरबान ज़र्क्सीस तुम्हारे स्पार्टा को और उन्नत कर देगा। लेकिन ये बात सुनकर तो लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर उसे लात मारकर अपने गहरे कुएं में पटक देता है, क्योंकि पहला काम जो उसने सबसे गलत किया वो था उसी के दरवाजे की चौखट पर आकर कई राजाओं की कटी मुंडी की हड्डियों को दिखाना। और दूसरी बात, उसने जो व्यवहार किया उसकी बीवी के साथ वो लियोनाइडस को पसंद नहीं आया और अब एक जंग शुरू हो चुकी थी लियोनाइडस और ज़र्क्सीस के बीच में। लेकिन स्पार्टा का एक कानून था, कोई भी जंग बिना पुजारियों के आशीर्वाद के बिना जीती नहीं जा सकती थी। इसलिए अपनी प्रथाओं को निभाते हुए लियोनाइडस अपने पुजारियों के पास पहुंचता है, जो कि बूढ़े, पाखंडी और दिखने में कुरूप थे। वो उन्हें जाकर अपनी सारी स्ट्रेटजी बताता है कि वो किस तरीके से संकरे रास्ते में घुसकर ज़र्क्सीस की पूरी फौज को मौत के घाट उतार देंगे। मुझे जरूरत है तो बस आपके आशीर्वाद की। लेकिन वहाँ पर वो पाखंडी कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद के बदले क्या मिलेगा। तो वहाँ पर लियोनाइडस उन्हें काफी सारा सोना देता है, लेकिन जवाब में वो पाखंडी कहते हैं कि हमें ऑरिकल से बात करनी होगी। अब यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि ये पाखंडी स्पार्टा की जवान औरतों को ईश्वर से बात करने का एक जरिया बनाते हैं और उसके बाद में उन औरतों को अपने पास ही रख लेते हैं ताकि अपनी प्यास उनके जरिए बुझा पाए। इस जंग को जीतने के लिए लियोनाइडस वो भी करता है, वहाँ पर एक सुंदर औरत लेकर आता है और उस लड़की की सुंदरता उसके लिए अब एक अभिशाप बन चुकी थी, क्योंकि उन पाखंडियों ने ईश्वर के जरिए उनसे बात करने के बाद में उसे अपना गुलाम बना लिया। और जब लियोनाइडस ने पूछा कि इस जंग में जीतने की कितने % चांसेस हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो कार्निया के त्योहार का दिन है। अगस्त का महीना स्पार्टा के लिए त्योहारों का महीना होता है। इस वक्त वो जंग नहीं करते बल्कि त्योहार का मजा लेते हैं, इसीलिए तुम ये जंग नहीं लड़ सकते। ये सुन लियोनाइडस को
काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसके लिए उसके लोग, उसका जमीन, उसका पानी और उसके अपने सबसे ज्यादा मायने रखते थे। और सिर्फ कुछ पाखंडियों के कुछ चंद शब्दों की वजह से लियोनाइडस अपना जमीर दांव पर नहीं लगा सकता था। इसी वजह से वो अगले दिन अपने स्पार्टा के 300 सबसे माहिर और होशियार योद्धाओं को लेकर उन लाखों की सेनाओं से अकेले ही लड़ने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते वक्त थेरॉन और साथ ही उसके सांसद वहां पर पहुंचकर उसे कहते हैं कि जब पुजारियों ने मना कर दिया कि जंग नहीं लड़नी, तो आप जंग पर क्यों जा रहे हैं? तो जवाब में लियोनाइडस कहता है कि मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, मैं तो बस उत्तर की ओर थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ, और ये 300 लोग मेरे अंगरक्षक हैं। और जहां तक रही स्पार्टा की फौज की बात, तो वो आज भी स्पार्टा में ही है। बेसिकली यहाँ पर थेरॉन ज़र्क्सीस के थ्रू बिका हुआ होता है, और ये उसी की चाल थी कि जंग में लियोनाइडस को पूरी फौज ना मिले। वो पहले ही ज़र्क्सीस के हाथों बिक चुका था, और उसने उन पुजारियों को भी खरीद कर काफी सारा सोना और खूबसूरत लड़कियां देने का वादा कर दिया था। मगर ये सारा पाखंड लियोनाइडस के जुनून के आगे कहां टिकने वाला था। वहां पर उसकी बीवी और उसका बच्चा भी उसे अलविदा करने के लिए आते हैं। तो लियोनाइडस जाते वक्त सिर्फ अपनी पत्नी से यही कहता है कि अपने लोगों का ख्याल रखना। मगर उसकी पत्नी उसे जाने से पहले अपना एक हार उसके गले में डाल देती है और कहती है कि वापस जीत कर ही आना, क्योंकि उसे विश्वास था कि लियोनाइडस वो शख्स है जिसके आगे दुश्मन थरथराते हैं। और अब एक दुख भरे अलविदा के बाद में लियोनाइडस अपने 300 साथियों के साथ जंग पर निकल पड़ता है। रास्ते में आगे जाते वक्त कुछ आर्केडियंस उन्हें मिलते हैं, जिनकी तादाद करीब 200 की थी, और वो उससे पूछते हैं कि हमने सुना है कि तुम ज़र्क्सीस के खिलाफ एक जंग लड़ने के लिए जा रहे हो, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ आ गए, मगर हमें लगता नहीं है कि तुम्हारी ये फौज लाखों को हरा पाएगी। तो लियोनाइडस उन्हीं की टीम में से कुछ लोगों को पूछता है कि तुम क्या करते हो? तो कोई बोलता है मैं लुहार हूँ, कोई कहता है कि मैं मूर्तिकार हूँ, और कोई कहता है कि मैं किसान हूँ। फिर लियोनाइडस उनके हेड से बोलता है कि एक बार हमारी टीम में से पूछ के देखो कि कौन क्या करता है। और जब वो आर्केडियन उनकी टीम में से किसी से पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो सब एकजुट मिलकर एक आवाज में बोलते हैं कि हम सब स्पार्टन्स हैं। उनकी आवाज ये दर्शाती थी कि वो स्पार्टा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, चाहे भले सामने की फौज 30,000 की हो या 30 लाख की। डरना उनके दिलों में शामिल नहीं है। वहीं दूर खड़ा एक कुबड़ा शख्स उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। इस बात का पता ऑलरेडी लियोनाइडस को होता है, मगर वो उस पर कुछ कार्यवाही नहीं करता। आगे जाने पर उन्हें एक राज्य मिलता है जो कि पूरी तरीके से जला हुआ होता है। हर शख्स को मारकर पूरे शहर में लाशों के ढेर बिछा दिए गए होते हैं। तभी सामने से एक छोटा बच्चा चलता हुआ आता है। वो आकर सीधा लियोनाइडस की गोद में गिरता है। तो लियोनाइडस उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो बच्चा बताता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे राक्षस आए थे जो कि काले साए से कम नहीं थे। उन्होंने हर एक को जान से मार दिया, और इतना कहने के बाद वो बच्चा भी वहीं पर मारा जाता है। तभी आर्केडियन उन्हें बताता है वो अविनाशी है, उनसे कोई जीत नहीं सकता, उन्हें कोई मार नहीं सकता। तो जवाब में लियोनाइडस कहता है कि इस बात का फैसला तो हम स्पार्टन्स की तलवारें करेंगी। और तभी हम देख पाते हैं कि उन अविनाशियों ने उस पूरे राज्य के लोगों को मार काट कर नंगा करके पेड़ पर टंगा रखा होता है, जिससे तो लियोनाइडस का गुस्सा और बढ़ जाता है। उस रात ज़्यूस भी उन पर मेहरबान था। जब पश्चिमी पहाड़ी से ये लोग फारसियों की फौज को आता देखते हैं, तो उनकी तो लाखों में फौज थी, मगर ज़्यूस के कहर ने उनकी सारी नावों को पानी में ही तबाह कर दिया था, जिससे हजारों फारसी पानी में डूबकर मारे गए थे। ये देखकर तो हर स्पार्टन खुशी और उल्लास की लहर में था, मगर सिर्फ एक इंसान चुप था, और वो था लियोनाइडस। अगले दिन उस संकरे रास्ते पर फारसियों की एक छोटी टुकड़ी वहां पर पहुंचती है, जिनका सिपह सलार लियोनाइडस से पीछे हटने को कहता है। मगर वहां पर तो लियोनाइडस ने उसके कुछ लोगों को पहले से ही मारकर उनकी लाशों के ढेर बिछा रखे थे। सिपह सलार उनसे कहता है कि तुम सिर्फ चंद मुट्ठी भर सिपाही लाखों की ज़र्क्सीस की फौज से कैसे सामना करोगे? इस वक्त भी तुम्हारे पास में अपने आप और अपने लोगों को बचाने का मौका है। राजा के आगे घुटने टेको और अपने बच्चों और औरतों को गुलाम होने से बचा लो। लेकिन लियोनाइडस को इस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसी का हाथ काट देता है, जिसके बाद तो वहां पर हजारों की तादाद में फारसी पहुंचकर उन 300 स्पार्टन्स का सामना करने के लिए पहुंच जाते हैं। मगर स्पार्टन भी किसी से कम कहां थे। वो थे नर्क के द्वार पर, जो कि था एक संकरा रास्ता पहाड़ियों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हजारों की सेना भी उनके सामने नहीं टिक सकती थी। और उनकी फाइट की एक खास स्ट्रेटेजी थी, कुछ ढाल बनकर आगे धकेलेंगे तो कुछ भाले से उन्हें मारेंगे। और यही स्ट्रेटेजी उन्हें धीरे कर करके सारे के सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतरवा देती है। और सबसे खास बात जो इस कहानी के अंदर 4 चांद लगाते हैं, वो है राजेश खट्टर जी, यानी कि आयरन मैन बर्लिन, और साथ ही डेलियोस के वॉइस ओवर की डबिंग आर्टिस्ट, जिन्होंने इस कहानी को जिंदा कर दिया। और दूसरी खास बात थी इसकी कलर ग्रेडिंग, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड CGI VFX और ग्राफिक्स, जिसे देखकर तो मानो हर किसी के रोंगटे खड़े हो चुके थे। और यहाँ पर लियोनाइडस बिना रुके उनकी फौज को चुन चुन के मार रहा होता है। ये बात अब ज़र्क्सीस तक भी पहुंच चुकी थी कि उनके सामने कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि लियोनाइडस खड़ा है। इसीलिए वो खुद अपने कुछ लोगों के साथ में वहां पर समझौते के लिए पहुंचता है और उसे कहता है, लियोनाइडस, मैं हूँ ज़र्क्सीस,
फारसियों का राजा, लाखों सैनिकों वाला देवता, मेरे साथ हाथ मिला लो और मैं तुम्हें अपना जंगी सरदार बना दूंगा। पूरे यूनान में अगर सबसे बड़ा सिपाही कोई होगा तो वो तुम होंगे। मेरे साथ मिल जाओ और मेरे सामने घुटने टेको। तो लियोनाइडस कहता है कि तुमने पहले जो बातें कही वो तो सही थी, मगर घुटने टेकने वाली ये बात मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, और वैसे भी तुम्हारे लोगों को मारकर मेरी जान में थोड़ी सी अकड़न आ गई है, तो इसीलिए मुझे माफ करना ज़र्क्सीस, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को यहीं पर ठुकरा रहा हूँ। ये बात सुनकर तो ज़र्क्सीस गुस्से की ज्वाला में आग बबूला हो जाता है और फिर अपनी सबसे खतरनाक टुकड़ी को उनसे लड़ने के लिए भेजता है, जिनमें इंसानों के साथ साथ बड़े बड़े दैत्य भी शामिल थे। वो इतने ज्यादा खूंखार और ताकतवर थे कि एक जना 10 के बराबर था, मगर लियोनाइडस के सामने उसकी ताकत भी काम नहीं आती और वो सिर्फ अपने तलवार की एक वार से उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है। हर जंग के कुछ कानून होते हैं। सूरज ढलने के बाद ये लोग लड़ा नहीं करते। उसी वक्त वहाँ पर हेफियाल्टिस आता है, वही कुबड़ा जो कि कई समय से इनका पीछा कर रहा था। लियोनाइडस उससे आकर बात करता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? तो हेफियाल्टिस कहता है, मैं भी एक स्पार्टन हूँ मेरे राजा, मेरे पिता और माता स्पार्टा के ही थे, लेकिन यहाँ के रूल ये थे कि अगर कोई बच्चा अपंग, कुबड़ा या फिर किसी शारीरिक विकृति से पाया जाता तो उसे वहीं पर मार दिया जाता। लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो मेरे पिता और मेरे साथ स्पार्टा से दूर चली गई। मेरे पिता ने मुझे लड़ना सिखाया और ये भाला, उनका ये कवच और उनकी ये पोशाक भी उन्हीं की देन है। हेफियाल्टिस का जज्बा देखकर लियोनाइडस कहता है कि जरा अपनी ढाल को उठाकर दिखाओ, मगर अपने कुबड़ेपन के कारण हेफियाल्टिस अपनी भारी ढाल को उठा नहीं पाता। तो लियोनाइडस उससे कहता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हें फ्लाइंग आकार जरूर सिखाना चाहिए था, क्योंकि जंग में हर स्पार्टन अपने बाईं ओर के साथी को अपनी ढाल से ही बचाता है। अगर पूरी कतार में एक ढाल भी कमजोर हुई तो सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मगर मैं तुम्हें इस जंग में शामिल नहीं कर सकता। हेफियाल्टिस उससे काफी प्रार्थना करता है और कहता है कि मैं जंग में लड़ने के लिए बना हूं, मुझे अपने देश, अपने लोगों के लिए अपनी जान को न्यौछावर करना और एक शहीद की मौत मरना है। तो जवाब में लियोनाइडस कहता है कि इस जंग में तुम काफी और दूसरे काम भी कर सकते हो, जैसे कि मरी हुई लाशों को हटाना, घायल पड़े सैनिकों को पानी पिलाना और जरूरत के वक्त उनकी मदद करना। मगर ये सारी बातें हेफियाल्टिस को चुभ जाती है और वो अपनी ढाल और अपना भाला वहीं पर फेंक देता है और जाकर सीधा ज़र्क्सीस से मिल जाता है। और वहां पर जाकर ज़र्क्सीस को लियोनाइडस की टीम और उसके छुपे पैतरों के बारे में सब कुछ बता देता है। बदले में ज़र्क्सीस उसे औरत, दौलत और हमेशा के लिए अय्याशी प्लस फारसियों की एक पोशाक भी देता है, जिससे कि हेफियाल्टिस पूरी तरीके से उनकी ओर मिल चुका था। जंग में अपने माहिर योद्धाओं को खोने के बाद में ज़र्क्सीस ने जादुई टुकड़ी को यूज में लेना सही समझा और एशियाई जादूगरों को बम गोली का इस्तेमाल करके स्पार्टन्स की टीम को हराने के बारे में सोचा। मगर उस लड़ाई में लियोनाइडस के कप्तान के बेटे की मौत हो गई। उसका कप्तान इतना रोया कि उसे संभालने के लिए 3 लोग लगे और वो तो मानो बदले की आग में इस कदर झुलस रहा था कि उसके सामने आए हर सैनिक को वो नर्क के दर्शन करवा रहा था। इसी बीच हम लियोनाइडस की रानी को देख पाते हैं, जो कि अपने पति यानी कि लियोनाइडस को बचाने के लिए स्पार्टा की पूरी फौज उनकी जंग में सहायता के लिए भेजना चाहती थी, मगर सांसद इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उसकी रानी ने सांसद के मेन हेड यानी कि थेरॉन से मुलाकात करने के बारे में सोचा, मगर थेरॉन की पूरी नियत ऑलरेडी उसकी बीवी पर खराब थी और वो उससे सिर्फ यही चाहता था कि एक रात के लिए मेरी रानी बन जाओ, और अब ना चाहते हुए भी उसकी बीवी को उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। यहाँ जंगी मैदान में आर्केडियन आकर लियोनाइडस से कहता है कि ज़र्क्सीस को हमारे छुपी पश्चिमी पहाड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो अपनी एक छुपी टुकड़ी को पीछे के रास्ते से हम पर हमला करने के लिए भेज रहे हैं। तो लियोनाइडस कहता है कि हम स्पार्टन्स हैं, ना ही हम किसी के सामने घुटने टेकते हैं और ना ही हार मानते हैं, चाहे भली मौत भी हमारे सामने आ जाए, मगर उसका मुकाबला हम लोग डट कर करेंगे। तभी वहाँ पर लियोनाइडस अपने एक खास सैनिक डेलियस को बात करने के लिए बुलाता है और यहाँ पर डेलियस को जिसने वॉइस ओवर किया है वो खुद राजेश खट्टर जी हैं, जिनकी आवाज ने इस पूरी मूवी को बेहतरीन तरीके से नरेट किया है। लियोनाइडस डेलियस से कहता है कि जाकर मेरी बीवी और मेरे लोगों से ये कहना कि ना ही हम जंग से भागे और ना ही हमने घुटने टेके। स्पार्टा की जमीन और पानी पहले भी हमारा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बस जाकर हमारे लोगों से ये कहना कि हमें याद रखना। तो डेलियस कहता है कि आपकी बीवी के लिए कोई पैगाम? तो लियोनाइडस कहता है कि कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं, मगर ये हार जो उसने मुझे दिया था ये उसे वापस दे देना और कहना कि बस हम लोगों को याद रखना। यहाँ संसद भवन में रानी सभी से गुहार लगाती है कि हमें लियोनाइडस को जंग में मदद करने के लिए स्पार्टा की फौज भेजनी चाहिए, मगर धोखेबाज थेरॉन उससे कहता है कि ये तो बच्चलन औरत है, इसने तो मेरे साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी। जिस बात पर गुस्सा होकर रानी उसी की तलवार से उसे जान से मार देती है और तभी उसके सोने की सिक्कों की बड़ी पोटली खुल जाती है और सारे सांसदों को पता चल जाता है कि थेरॉन ने तो
अपने आप को ज़र्क्सीस के हाथों बेच दिया था, गद्दार कहीं का। वहीं दूसरी ओर जंगी मैदान में अब ज़र्क्सीस लियोनाइडस के सामने खड़ा होता है और तभी उसकी फौज में से एक सैनिक निकल कर आकर लियोनाइडस से कहता है कि लियोनाइडस, तुम्हारी मुट्ठी भर चंद सैनिक हमारी लाखों की फौज का सामना नहीं कर सकते, तुम्हारी मौत तय है। लेकिन अगर तुम हमारे मेहरबान राजा के साथ हाथ मिला लो तो पूरे यूनान के सबसे बड़े सैनिक बन पाओगे और उन्हीं के सेनापति बनकर पूरी दुनिया पर राज करोगे। लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी ये ढाल, अपना ये भाला महान ज़र्क्सीस को अपनी वफादारी दिखाते हुए छोड़ना होगा। गुस्से में भरी लियोनाइडस की आंखें ज़र्क्सीस को देख रही थी और अब अपने लोगों को बचाने के लिए और साथ ही अपने सैनिकों को जान से न खत्म करने के लिए वो अपनी ढाल और अपना भाला अपने हाथों से छोड़ देता है और लियोनाइडस के सामने घुटने टेक देता है। और तभी ज़र्क्सीस खड़ा होकर कहता है कि अब आज से तुम्हारे सारे बच्चे और तुम्हारी औरतें हमारी हुई। इस बात को तो सुनकर लियोनाइडस को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, स्टेलियोस! और स्टेलियोस खड़ा होकर उनके ऊपर जोरदार वार करता है और उसके सैनिक को वहीं पर जान से मार देता है। और फिर होना क्या था, लियोनाइडस भी अपना भाला खींच कर मारता है ज़र्क्सीस के ऊपर और वो भाला उड़ते उड़ते आकर सीधा ज़र्क्सीस के गालों की बालियां तोड़कर उसके गाल को काट देता है। मगर तभी पहाड़ी पर खड़ी धनुर्धारियों की फौज अपने तीर से उनकी सैनिकों को छलनी छलनी कर देते हैं। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने लोगों के लिए अपनी जान के बारे में एक पल नहीं सोचा, एक ऐसा राजा जिसने अपनी प्रजा को बचाने के लिए सिर्फ चंद मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ एक ऐसी जंग लड़ी जिसके अंदर मरना तय था। वहीं पर लियोनाइडस को अपनी बीवी की कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को देख पाता है और साथ ही अपने बच्चे को। ऐसा लग रहा हो मानो कि जैसे दूसरी दुनिया में वो एक साथ मिलकर रह रहे हो। एक तरफ तो जंग का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ टेलियोस सांसद में जाकर सभी लोगों को एक बात कहता है कि राजा को नहीं चाहिए थे गीत, बड़े स्मारक और खुद की जीत के बिगुल, उन्हें तो चाहिए था कि मेरे लोग बस हमें याद रखें। ये बात याद रखे कि उन्होंने ना तो घुटने टेके और ना ही अपना सर झुकाया दुश्मन के सामने। जिसके बाद तो टेलियोस की 30,000 की सेना ज़र्क्सीस से लड़ने के लिए तैयार थी। और इसी शानदार एंडिंग के साथ में ये तगड़ी कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली